हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग परीक्षा के टिप्स को देखेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार लिखना है। ठीक है, जो एग्जाम आ रही है उसमें किस प्रकार लिखना है, किस क्वेश्चन को करना है, किस क्वेश्चन को नहीं करना है। ठीक है, और जो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा वो किस प्रकार होगा, तो उन सभी को आज के वीडियो में उन सभी का हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले है कि विद्यार्थियों में डर रहता है कि जो एग्ज़ाम होगा, जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो हमें आ रहा है या नहीं। ठीक है, इसके वजह से परीक्षार्थी जो है वो डरे रहते हैं। तो आप बिल्कुल नहीं डरे, आप ये सोच कर चलिए कि हमने जो पढ़ा है, ठीक है, वो वही आएगा परीक्षा में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में वही आने वाला है, इससे आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली अच्छा जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि पहले क्या करेंगे। तो एग्ज़ाम के फर्स्ट डे की एग्ज़ाम से एक दिन पहले की हम बात करें तो उस दिन आप पढ़े नहीं, बिल्कुल आराम से जो है बस रिवीजन पॉइंट से देख ले। ठीक है, और जल्दी सो जाए उस दिन। ठीक है, और सुबह उठे, उसके बाद परीक्षा देने चले जाए। क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे नए नए चीज़ को तो जो आप पढ़े हुए हैं उस पुराने चीज़ को भी वो आप भूलते जाएंगे। ठीक है, आपके दिमाग में अच्छे से सेटअप नहीं हो पाएगा, इसलिए आप नए चीज़ को बिल्कुल नहीं पढ़े। और हम देखते हैं कि आपको अगर जैसे कि हम पेन की बात बताएं तो आपको 2 पेन लेकर के जाना है, एक नीला अर्थात ब्लू, ठीक है, ब्लू, और ब्लैक काला। ठीक है, काला पेन अर्थात ब्लैक, 2 कलर का पेन लेकर के जाना है आपको। और हम बताएंगे कि काला से क्या लिखना है और ब्लू से क्या लिखना है। ठीक है, किस प्रकार हम आंसर करेंगे। तो ये 2 पेन हम ले लिए। ठीक है, अगर OMR की बात करें तो OMR अगर आपको कॉपी मिले, ठीक है, एग्जाम में जाते हैं आप, बैठते हैं अच्छे से, तो आपको जब कॉपी मिलता है तो उसमें आप अच्छे से पहले अपना नाम, ठीक है, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब अच्छे से फिल कर ले। ठीक है, रोल कोड अच्छे से फिल कर ले। और आपके लिए एक आवश्यक निर्देश है कि जो जेल पेन होता है ना, जेल पेन, उसका उपयोग नहीं करें। ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, आपका जो OMR है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप नाम, रोल कोड, रोल नंबर ये सब अच्छे से भरे, वरना जो आपका एग्जाम है वो पेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, इसकी जो संख्या है वो कितनी है, आपको ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन। इसमें से आपको कितने का आंसर देना रहता है, 50 का। ठीक है, आंसर कितने का देना रहता है, 50 का। तो आप लोगों ने ग्रामर भी पढ़ा है और बुक भी पढ़ा है। ठीक है, जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, इन सभी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सभी को हम लोगों ने देखा है अच्छे से। तो देखते हैं, देखिए आपको जो क्वेश्चन आपको कंफर्म हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है एग्जाम में कि अगर आप 1 2 3, ठीक है, कोई अगर ऐसे बना रहा है सीरियली वाइज, कोई 1 to 50 बना दिया, ठीक है, और कोई बनाया, दूसरा बना दिया, कोई चौथा बना दिया, कोई 6, ठीक है, ऐसे बना रहा है तो दोनों का नंबर क्या आएगा, अलग अलग आ जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप सही बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप 1 to 100 में से किसी 50 का सही आंसर दे रहे हैं तो आपका जो मार्क्स होगा वो 50 ही आएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो आप पहले ये कंफर्म कर ले कि हमें 50 जो क्वेश्चन है 100 में से जो देना है वो हमें अच्छे से आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जो भी आ रहा है पहले आप उसे क्या कर ले, टिक आउट कर ले कि ये हमें अच्छे से आ रहा है। ठीक है, और फिर इसका काउंट कर ले अच्छे से। हो सकता है कि अगर आपका है 45 46 ऐसे आप कंफर्म हो, और 3 4 क्वेश्चन जो हो उसमें आप लगभग 70 से 80% श्योर हो, तो आप पहले इसको सोल्व कर ले। ठीक है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके सही रहने के चांसेस अधिक होंगे। ठीक है, क्लियर। पहले आप बुक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो अगर आपको ये श्योरली है कि यह सही होगा। ठीक है, फिर आप ग्रामर की ओर बढ़िए। तो ये तो था ऑब्जेक्टिव का बात। हाँ, साथ में अगर आप OMR भर रहे हैं तो इसमें ऐसा गोला रहता है, ठीक है, तो आप इसको आसानी से पूरे भरे। ठीक है, आप इसको पूरा भरे, पूरा भरने का प्रयास करें अच्छे से। आधा अधूरा अगर आप छोड़ेंगे तो वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे इस प्रकार है। ठीक है, हम इस प्रकार OMR भर देंगे।
अगर आप इस प्रकार भरते हैं कि हम ऐसे भर दिए आधा और छोड़ दिए, तो ये जो मेथड है ये सही है और ये गलत है, ठीक है। इस प्रकार OMR नहीं भरना है। OMR भरने का जो तरीका है वो हम इस प्रकार भरेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा कि किस प्रकार सोल्व करना है। आपको जो पहले आ रहा है आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। और 50 बस करना है आपको। 2 पोर्शन से आता है क्वेश्चन, एक आता है बुक से और एक आता है ग्रामर से, ठीक है। व्याकरण के खंड से आता है क्वेश्चन। तो आप क्या करें, पहले हो सकता है आपको बुक का भी जो कुछ क्वेश्चन हो उसमें आप कंफर्म नहीं हो, और ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चन हो जिसमें आप कंफर्म हो, तो आप पहले उसी क्वेश्चन का चयन करें, ठीक है, जो आप कंफर्म हो 100%, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सब्जेक्टिव पे बात कर लेते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे, किसे कितना लिखना है, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में पहला, सब्जेक्टिव में जो पहला है खंड व, ठीक है। तो आप तो अपने कॉपी में सेक्शन बी ही है, तो आप लिख देंगे सेक्शन बी, ऊपर कॉपी जो होता है उसमें सेक्शन बी, ठीक है। आपका जो कॉपी रहता है वह इस टाइप का रहता है, ठीक है। आपको यहाँ पे निर्देश दिया रहता है कि यहाँ पर परीक्षार्थी द्वारा कुछ नहीं भरा जाए, ठीक है। आप इस भाग में कुछ नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे जैसे कि आप प्रश्न नंबर 1, ठीक है, जैसे कि पहला है कि किसी पर, आपको पहला जो देगा क्वेश्चन कि किसी एक पर निबंध लिखे जिसमें लगभग 5 टॉपिक रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप लिख रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, अटेम्प्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, और फर्स्ट का लगभग जो 5 टॉपिक है, ठीक है, 5 जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें से किस टॉपिक को आप बना रहे हैं, ठीक है, किस टॉपिक को सोल्व कर रहे हैं। जैसे कि इसमें रोमन अंक में दिया रहता है, बिल्कुल आप रोमन अंक में वहाँ लिखे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, ऐसे टॉपिक दिया रहेगा। जैसे मैं बताती हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे आपको दिया रहेगा पहला स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, स्वच्छ, ऐसा रहेगा कि किसी एक पर निबंध लिखे, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान पहला आपका ये दे देगा, ठीक है। दूसरा दे देगा आपका वृक्षारोपण, ये सब टॉपिक देगा जिस पर एक पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वसंत ऋतु, दीपावली, ठीक है, और एक हम लिख देते हैं बिहार दिवस, ठीक है, बिहार दिवस। ये कोई 5 टॉपिक आपको दे दिया, ठीक है, ये कोई 5 टॉपिक आपको दे चुका है। तो इसमें से हमें कितना अटेम्प्ट करना रहता है, बस एक, ठीक है, बस एक अटेम्प्ट करना रहता है। हो सके हमें ये वृक्षारोपण पे लिखना है, ठीक है। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए कॉपी जो आपका रहता है ऐसे रहता है, ठीक है, दोनों बगल से एक रेखा जो है वो खींची रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे निर्देश दिया रहता है कि परीक्षार्थी इस खंड में न भरे, इसमें जो आपको नंबर देते हैं, ठीक है, उनका अधिकार है कि इसमें वो भरे, ठीक है। तो अगर आप 1 का दूसरा लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखे, ठीक है, 1 का 2 और फिर आप ऐसे, ठीक है, आंसर के माध्यम से लिखे। आप निबंध जैसे लिखना है आपको, तो निबंध आप टॉपिक बाय टॉपिक लिखे, ठीक है। जैसे कि स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस, तो पहला तो है प्रस्तावना, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस क्या है, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस क्या है, पहला प्रस्तावना, ठीक है। तो इस प्रकार पहले हम रूपरेखा बना लेंगे, पहले रूपरेखा बनाएंगे और फिर टॉपिक बाय टॉपिक इसे लिखते जाएंगे, ठीक है। इसे हम क्यों मनाते हैं, इसका इतिहास क्या है, लास्ट में हम निष्कर्ष, ठीक है। आप लोग करते क्या है कि मैंने देखा है कितने बच्चे को कि डायरेक्ट लिखते चले जाते हैं, लगभग 2-3 पेज में भर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये 8 नंबर का आपका रहता है, ठीक है, ये कितने मार्क्स का रहता है, 8 मार्क्स का आपको निबंध देता है। तो 8 मार्क्स का जो निबंध देता है तो उसे लगभग आप 3 पेज में, ठीक है, लगभग 3 पेज में आप उसे लिखने का, 3 पेज से ज़्यादा नहीं लिखेगा, लेकिन 3 पेज ही लिखे, लेकिन वो क्या हो, बिल्कुल सही और सार्थक हो। हम उसे टॉपिक वाइज बना करके लिखे, ठीक है। टॉपिक वाइज लिखने से क्या होता है कि आकर्षण बढ़ता है, ठीक है, कि इस टॉपिक में इसी बारे में लिखा हुआ है। जैसे प्रस्तावना, स्वतंत्रता दिवस के बारे में बता रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस क्या है, ठीक है, कब से ये मनाना शुरू हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद इसका इतिहास क्या है, अगर हम टॉपिक ये दे दिए इस दिन क्या होता है, ठीक है। लास्ट में अगर हम निष्कर्ष लिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अगर आप टॉपिक बना करके लिखते हैं तो वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है।
आपकी मार्किंग स्कीम इसमें अच्छी रहेगी। तो देखते हैं, तो ये तो हो गया निबंध का बात जो कि 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं आपका जो सेकंड क्वेश्चन रहता है कि किन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या करें, अर्थात आपको 4, ठीक है, आपको 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है, 2 गद्य खंड के और 2 काव्य खंड के, ठीक है, 2 पद्य खंडी से हम कहें, और इसमें से आपको कितना अटेम्प्ट करना रहता है, बस 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहता है इसमें से, ठीक है। तो आप क्या करें, आप ब्लू और ब्लैक 2 पेन लेकर, ठीक है। निबंध में भी आप क्या करें, वो जो आप टॉपिक बना रहे हैं उसमें आप जैसे कि प्रस्तावना लिखे, ठीक है, प्रस्तावना, तो इसे आप ब्लैक से लिखे, ठीक है, आप इसे आप किस चीज़ से लिखे, ब्लैक से लिखे, और साथ में इसके बारे में जो लिख रहे हैं आप उसे ब्लू से लिखे। बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसे ब्लैक से क्या करते जाए, अंडरलाइन करते जाए, ठीक है। इस प्रकार हम देखें, इसी प्रकार हम देखते हैं सप्रसंग व्याख्या में, ठीक है। तो सप्रसंग व्याख्या में जो है आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। तो आपको जैसे कोई लाइन दे देगा, जैसे एक लाइन मैं बोल रही हूँ 12th का ही है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, ठीक है, तो यह अर्धनारीश्वर से लिया गया है, ठीक है। तो जो हम लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियाँ अर्धनारीश्वर से लिया गया है, ठीक है, अर्धनारीश्वर से ली गई है, अर्धनारीश्वर से ली गई है। तो अर्धनारीश्वर, इसमें जो इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, या इसे आप ब्लैक से लिखे, ठीक है, इसे आप ब्लैक से लिख दे, और इसके जो लेखक है, ठीक है, इसके जो लेखक है वो कौन है, इसके जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर, इसे जो भी आप जो लिख रहे हैं वो ब्लैक से लिखे, या अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो आप उसे अंडरलाइन ब्लैक से कर दे, ठीक है। ऐसे जो कॉपी आपका चेक कर रहे हैं उन्हें पढ़ने में आसानी होगी, वो डायरेक्ट देखते जाएंगे कि अर्धनारीश्वर से, रामधारी सिंह दिनकर, जो भी आपको जो मेन पॉइंट लग रहा है उसे आप क्या करें, उसे आप अंडरलाइन कर दे ब्लैक पेन से, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया सप्रसंग व्याख्या की बात। और जैसे कि आप लिख रहे हैं तो पहले में हम लोगों ने वीडियो में देख लिया है सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, कि पहले क्या करते हैं, हम चैप्टर इंट्रोडक्शन देते हैं और राइटर का इंट्रोडक्शन देते हैं, और फिर इस पंक्ति के माध्यम से तो फिर आधा पैराग्राफ छोड़ करके, ठीक है, पैराग्राफ जैसे कि हम लिखे, ठीक है, ये यहाँ तक आया और फिर ये यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं उसे हम फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है। तो ये सब आप लोगों ने समझ लिया है बहुत पहले ही, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोगों ने सप्रसंग व्याख्या को देखा है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब अगला है 3rd नंबर क्वेश्चन जो आता है कि पत्र या आवेदन लिखना रहता है आपको। तो हम लोगों ने देखा है 3 प्रकार के पत्र को, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र और शिकायती पत्र, ठीक है। औपचारिक पत्र जैसे हम प्रधानाध्यापक को लिखे, किसी शिक्षक को लिखे तो ये औपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र अगर हम मित्र को लिख रहे हैं, माता पिता को लिख रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है, अनौपचारिक पत्र है। और शिकायती पत्र जैसे कि हम बिजली विभाग में लिख रहे हैं, ठीक है, कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर दैनिक पत्र के, दैनिक जागरण जो पत्र है, न्यूज़पेपर है, उसके संपादक को लिख रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब शिकायती पत्र है, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार के जो पत्र है उसका हम लोगों ने फॉर्मेट देखा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आसानी से जाकर के उसे देखें, जिससे कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या है। और हाँ, पत्र जो आप लिखते हैं तो ऐसा नहीं करें कि पत्र हम इसमें आधा लिख दिए, ठीक है, एक पेज जो है, एक पेज इसमें आधा लिख दिए, जैसे कि ये एक पेज है, ये एक पेज है, तो इसमें हम आधा यहाँ से स्टार्ट कर दिए, ठीक है, आधा से स्टार्ट कर दिए, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है, सेवा में, यहाँ से आप बीच में अगर स्टार्ट कर रहे हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है, तो आप इस प्रकार नहीं करें कि आपका जो हो ये आधा इसमें आए और आधा इसमें आए, वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है, ठीक है। हम लोग ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है पत्र या आवेदन लिखने का कि आधा हम एक पेज में लिख रहे हैं और आधा दूसरा पेज में लिख रहे हैं। आप बिल्कुल एक ही पेज में लिखें, ठीक है, पत्र या आवेदन जो आप लिखते हैं वो बिल्कुल आप एक ही पेज में लिखें, जिससे क्या होगा, जो कॉपी आपका चेक करते हैं उन्हें भी आसानी होगी फॉर्मेट को देखने में। फॉर्मेट, ये जो आवेदन है इसका जो मार्किंग डिपेंड करता है बिल्कुल फॉर्मेट पर डिपेंड करता है, तो आप बस एक पेज में इसे अच्छे से लिखें सुटेबल फॉर्मेट करके, ठीक है।
तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो है अगला, निम्न में से प्रश्नों में से किन्हीं पांचों के उत्तर 50 से 70 शब्द में दे। ठीक है, इसमें आपका शब्द सीमा दिया हुआ है कि 50 से 70 अगर नहीं भी लिखे तो आप लगभग क्या करें, 2 अंक स्तरीय जो प्रश्न है आपका, इसमें आपको कितना क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है, उसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना रहता है, अटेम्प्ट आपको बस 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन बस करना रहता है। तो उसमें क्या करें, 2 अंक स्तरीय जो प्रश्न है, आपको ये नहीं करना है कि 2 अंक स्तरीय प्रश्न को ही हम 1.5 पेज में लिख दिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट जो है, हो सकता है आप इस 2 अंक स्तरीय प्रश्न को लिख रहे हैं और आगे वाला आपका छूट जाए, लेकिन अगर आपका उसका अधिकतम सीमा है कि आप जितना भी लिखे, लगभग 2-3 पेज आप जितना भी लिख जाए, लेकिन वो जो मार्किंग देगा वो 2 से ज़्यादा दे नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि उसकी भी सीमा है, मार्किंग सीमा है, तो वह 2 से ज़्यादा नहीं दे सकता है। इसलिए आप इसका ध्यान रखें कि आप समय, शब्द सीमा को और समय सीमा दोनों को देखते हुए आप आंसर राइटिंग करें। ठीक है, जैसे कि 2 अंक स्तरीय प्रश्न है तो वो जो पेज आता है, ठीक है, आंसर राइटिंग वाला, वो आधा से थोड़ा ज़्यादा आप लिख सकते हैं। ठीक है, आधा से थोड़ा ज़्यादा या आधा, लगभग 50 से 70 शब्द। ठीक है, आधा से थोड़ा ज़्यादा लिखे। ठीक है, जो पेज है उसमें हम बता रहे हैं, और 50 से लगभग 70 पेज आप उसे लिखे। ठीक है, 50 से 70 शब्द। ठीक है, 50 से 70 शब्द में 2 अंक स्तरीय प्रश्न का आप उत्तर दें। हम देखते हैं उसके बाद 5 अंक स्तरीय प्रश्न को, तो उसमें लगभग 150 से 250 शब्द में आप उसका आंसर दें। अर्थात अगर आपका जो 5 अंक स्तरीय प्रश्न है, ठीक है, क्या है, 5 अंक स्तरीय प्रश्न जो है, उसे आप कितने पेज में लिखिएगा, उसे आप 2 पेज में। ठीक है, बस 2 पेज में आप उसका आंसर दें। ये नहीं कि लगभग 3-4 पेज में हम उसे लिखते जा रहे हैं, लेकिन वो जो अधिकतम मार्किंग जो है उसका, वो कितना है, 5। आप जितना भी लिखे वो उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान रखें कि ये जो लिखना है, लगभग 150 से 250 शब्द में लिखना है इसका आंसर। ठीक है, 5 अंक स्तरीय प्रश्न का। और 5 अंक स्तरीय प्रश्न में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सारांश। हम लोगों ने सभी चैप्टर के सारांश को देख लिया है। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर, तो वो सारांश जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है 5 अंक स्तरीय प्रश्न के लिए। अब है लास्ट जो है वो है संक्षेपण। ठीक है, लास्ट क्या है, संक्षेपण है। तो संक्षेपण के लिए आपके लिए एक निर्देश है कि आप संक्षेपण को लगभग 3 बार, ठीक है, लगभग 3 बार पढ़े, आप अधिकतम 3 बार उसे पढ़े, और क्या करें, जो भी आपको मेन शब्द जो लग रहा है, ठीक है, मुख्य शब्द जो आपको लग रहा है, उसे क्या करें, रेखांकित कर दे जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो उसमें जो मेनली पॉइंट है वो छूटेगा नहीं, आप उसके बाद उसे लिख सकते हैं। संक्षेपण का जो नियम है वो आप लोग जानते होइएगा, जितना शब्द रहता है, जैसे कि 120 शब्द में दिया हुआ है कि इसे संक्षेपण करना है। ठीक है, गद्यांश दे दिया 120 शब्द का, उसे संक्षेपण करना है, तो आपको कितना होगा, 120/3 अर्थात 40 शब्द में आपको संक्षेपण को करना रहता है। ठीक है, तो आपको एक शीर्षक भी बनाना रहता है, तो आप 3 बार पढ़िए लगभग उस गद्यांश को। उसके बाद आप शीर्षक ऐसा चुनिए जिससे वो जो पूरा है, आपको जो गद्यांश दिया हुआ है वो पूरा उसमें समाहित हो जाए। ठीक है, हम लोगों ने संक्षेपण के वीडियो को भी देखा है, और उसमें हमने आसानी से उसका वर्णन किया है कि किस प्रकार संक्षेपण को लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका टाइम मैनेजमेंट भी बना रहेगा, और अच्छे से आप सभी क्वेश्चन का आंसर भी दे पाइएगा। ठीक है, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।